नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कर्नाटक में जिसे सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है वो महिलाओं के उत्पीड़न का एक भयावह मामला है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा जो पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा भी है, जबरन 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, उनका वीडियो बनाता है, फिर उनके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। डराने वाली बात यह है कि कर्नाटका में यह खौफनाक खेल अरसे से चला आ रहा था। लोगों को इसकी खबर थी लेकिन बात सामने नहीं आई। इस मामले का मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। उसकी पार्टी ने आज उसे निलंबित करने का फैसला किया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये काफी है, यानी क्या पार्टी से निकाला जाना काफी है। अब सबकी नजर इस मामले में बनाई गई एसआईटी पर है कि वो क्या करती है, और सियासत पर है कि हमारी राजनीति ऐसे मामलों में कैसी प्रतिक्रिया जताती है। ये चुनावों के दिन हैं और कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इसके ऊपर अब होगा क्या। नेताओं के बयान आने लगे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का सिलसिला भी शुरू है। इस मामले पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। उन्होंने सवाल किया कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस मामले में कार्रवाई के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? क्यों जांच नहीं हो रही है? हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये प्रज्वल रेवन्ना का इशू में आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, तो जो नमक खाया है वो पानी पीना ही पड़ता है, ऐसे एक इधर प्रॉवर्ब है। जो भी किया है उनको सजा मिलना चाहिए, अगर किया है तो अगर गलत काम किया है तो सजा मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं लोग। हमारे साथ ऋतु चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और महेश वर्मा है, नेता बीजेपी, और दोनों तरफ से ही इस पर सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं हमारे सहयोगी नेहाल किदवई के पास। नेहाल, इस मामले में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला इतनी ज्यादा महिलाओं के साथ ये यौन उत्पीड़न का मामला हुआ, लोगों को पता था, लेकिन ये बात कभी सामने कैसे नहीं आई और अभी जाकर इस पर बात आई है, और तब तक प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर बाहर भी निकल चुके हैं। तो कोताही की भी बात है। दोनों पार्टियां कह रही हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं किया, सरकार किसकी है। बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में है, तो राजनीति इसके ऊपर जोर शोर से हो रही है। नेहाल, बिल्कुल, राजनीतिक बयानबाजी दोनों ही तरफ से हो रही है। और इस बीच में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 22 या 23 तारीख को, यानी चुनाव यहाँ पर 26 अप्रैल को थे, 22 या 23 तारीख को ये सारे पेन ड्राइव चौक चौराहों पे, बसों पे, पार्कों में हासन के मिले। 4 दिन का वक्त था। इन 4 दिनों में प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर वो चाहता तो ये महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल था। सो मोटो अगर ये मामला बन जाता तो कम से कम प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़ के भागने नहीं दिया जाता। तो वो देश से चले गए सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना। 26 को मतदान हुआ, 27 तारीख को बताया जा रहा है कि वो चले गए। उनके पिता का कहना है कि कोई एफआईआर नहीं हुई थी तो वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि एफआईआर होगी और इसलिए उनको यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन ये तय है कि पूरे कर्नाटका में, इस हासन में जहाँ मैं हूँ इस वक्त, हर जगह ये खबर थी। इस पेन ड्राइव की चर्चा थी। ये भी चर्चा थी कि इसमें 2500 से लेकर के 2800 के आसपास वीडियोस हैं, अलग अलग महिलाओं के हैं, कई सारी तस्वीरें भी हैं, और सारी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, आपत्तिजनक बातें उसमें हो रही हैं। और
कुछ ऐसे वीडियोस भी, ऑडियो वीडियो क्लिप्स की भी बात कही जा रही है जिसमें प्रज्वल रेवन्ना जोर जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में प्रशासन को सुओ मोटो केस दर्ज करना चाहिए। ये सवाल मैंने जिला प्रशासन की जो यहाँ मुखिया हैं भामा उनसे मैंने पूछा था, जो डिप्टी कमिश्नर हैं। उनका कहना था कि वो बहुत व्यस्त थी चुनाव के तैयारी में, इसलिए उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि सरकार ने भी देखा कि यह हाई प्रोफाइल मामला है, तो कहीं ना कहीं चूँकि एक वोकलिगा और लिंगायत दो बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर और देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी हिचक रही थी कदम उठाने में। और इसीलिए जब प्रज्वल रेवन्ना का ये मामला सामने आया, 4-5 दिनों से यहाँ चर्चा होती रही, 26 को वोटिंग हुई, 27 को जब वो चले गए उसके बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की, SIT का गठन किया, अगले दिन FIR दर्ज हुआ। उसके बाद इतना बड़ा बवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। और अब तो SD कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि DK शिवकुमार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही ये सारा कुछ किया है, उन्होंने ही सार्वजनिक किया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो यहाँ पर पेन ड्राइव सार्वजनिक की गई हैं, जिस तरह से ये सब मामला अश्लीलता का सामने आया है, इसमें महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जिसने इसका प्रचार प्रसार किया, जिसने इन पेन ड्राइव्स को सार्वजनिक किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच इसकी भी होनी चाहिए। जांच उनकी भी होनी चाहिए। ये मामले में तमाम राजनीतिक बयान आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये गंभीर मामला है, आरोप बहुत गंभीर हैं, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इस पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त पहले चलते हैं, आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं तेलंगाना के जहीराबाद में। जब एक सरकार मजबूत होती है, जब एक सरकार निर्णायक होती है और एक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से काम करती है, तो वो कैसे इतिहास रच सकती है? आप सब देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसका उदाहरण है। प्रभु राम मंदिर की प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी। जो मंदिर आजादी के तुरंत बाद बनाया जाना चाहिए था, वो सपना आज दिल्ली में मजबूत सरकार होने के कारण आंखों के सामने पूरा हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये अयोध्या का राम मंदिर मोदी ने नहीं बनाया है। ये अयोध्या का राम मंदिर आपके एक वोट के कारण बना है। आपके मजबूत वोट ने, देश में से जो मजबूत वोट मिला, हमें पूर्ण बहुमत मिला और इसके कारण ये भगवान राम का मंदिर बना। हमारे लिए एक एक वोट आपके सपनों को लेकर के आता है और हमारी एक एक पल आपके सपनों को संकल्प बनाने के लिए हम खपा देते हैं। साथियों, हमारे लिए तो आपका एक एक वोट सर्वोपरि है। हमारे लिए तो आपका सपना सर्वोपरि है। कांग्रेस के लिए उनका वोट बैंक ही सर्वोपरि है। जो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं, उसकी आस्था कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए यहां तेलंगाना में हमारे पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। हैदराबाद में
रामनवमी की शोभा यात्रा तक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि वोट बैंक नाराज ना हो जाए। మిత్రులారా, ప్రభుత్వం పటిష్టంగా నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటే దేశభక్తి ఏ రకంగా కొత్త చరిత్రను సృష్టిస్తామో మీరందరూ కూడా కళ్ళారా చూశారు. రాముడు జన్మించినటువంటి అయోధ్యలో భవ్యమైనటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం అయిందంటే అది నిజంగా మీ అందరి యొక్క సమర్థతతోనే, మీ అందరి యొక్క సహకారంతోనే సాధ్యమైంది. స్వాతంత్రం పూర్వమే ఈ రామ మందిరం నిర్మాణం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఢిల్లీలో పటిష్టమైన ప్రభుత్వం లేకపోవడం వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు. మీరందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారు? మోదీయే ఈ బ్రహ్మమైనటువంటి మందిరం కట్టారని మీరు అనుకుంటున్నారు. కాదు, మీరందరూ కూడా వేసిన ప్రతి ఓటు వల్ల ఒక పటిష్టమైనటువంటి, ఒక సమర్థమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఏర్పడడం. तो ज़हीराबाद, तेलंगाना के ज़हीराबाद में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। यहाँ पर उनकी रैली है। इसमें उन्होंने लगातार ये बात कही कि जो मजबूत सरकार है उसी की वजह से राम मंदिर बना है। हम जनता के सपनों के लिए काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो वोट बैंक के लिए काम करती है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में ज़हीराबाद की इस रैली में कही। और हम वापस लौटते हैं इस वक्त प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर, जो एक गंभीर मुद्दा है, भयावह है, यौन उत्पीड़न का मामला है। और 1 2 नहीं, 2600 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, जिस पर राजनीति जो है वो तेज है। पर इस बीच में ये बात बहुत गंभीर है कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जा चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे साथ ऋतु चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और महेश वर्मा, नेता बीजेपी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। महेश वर्मा जी, आप लोगों की का गठबंधन है जेडीएस के साथ, लेकिन सवाल पूछने पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया। पर जब इनकी उम्मीदवारी हुई और गठबंधन था तो उस वक्त, और कैसे ये निकल चुके हैं देश के बाहर, इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके तमाम नेता भी कह रहे हैं ये बात। बिल्कुल होना चाहिए नगमा जी, और उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ इस पर जो अपने विचार रखे, उससे तो कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्य, ऐसे घिनौने, ऐसे घृणित जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनके न साथ कभी थी न कभी रहेगी। ये जानकारी पहले पार्टी को नहीं रही, देर नहीं हो गई बातें कर, बहुत दिनों से शायद लोगों को सब पता था, बाद में ये पब्लिक किया गया किसी तरफ से। मैं तो ये कह रहा हूँ नगमा जी, जिनको ये जानकारी थी, इस घृणित और घिनौने काम से तो ज्यादा घृणित और घिनौना काम उन लोगों ने किया है जो इसका राजनीतिकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप पूछिए वहां के मंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री, वहां के जो जिस प्रकार से अभी आपके रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि इसको जो है सरेआम हमारी बहन बेटियों के साथ एक तो गलत हुआ, और उसके ऊपर जो है उसको किस प्रकार से घिनौना और घृणित तरीके से उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। एसआईटी के जरिए लाभ उठाने का काम कौन कर रहा है? ऋतु चौधरी, कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठा रही है इससे। और ये सवाल बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया इसके ऊपर, कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों उनको जाने दिया गया? जानकारी थी, बाद में आरोप लग रहे हैं कि उनको उस पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने ये अश्लील वीडियोस जो हैं वो फैलाए सब तरफ। देखिए नगमा, ये बात कह कौन रहा है? जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जो नारी वंदन की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, उनके पास बहुत पहले ये एक लेटर आता है कि इस प्रकार से ये घटना है और ये व्यक्ति जो है इसको टिकट ना दिया जाए। ये जो है जो BL संतोष के भी संज्ञान में थी, नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में भी थी, अमित शाह जी के भी संज्ञान में थी। इस पर बाकायदा डिस्कशन भी हुआ, उसके बावजूद इनको टिकट दिया गया। और न केवल टिकट दिया गया बल्कि इनके लिए बाकायदा रैली में जो है इनके नाम से स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगे। तो ये कितना शर्मनाक है, ये कितना घिनौना और घृणित है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 3000 महिलाओं 3000 जिनके वीडियो है, 200 से ज्यादा महिलाओं के आरोपी है वो यौन शोषण के और बलात्कार के, उस व्यक्ति के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री है वो मंच से जो है वोट मांगते हैं। और चलिए मैं ये सवाल पूछूंगी महेश वर्मा से कि इनको टिकट क्यों दिया गया और प्रधानमंत्री ने इनके लिए वोट क्यों मांगे, पर आपसे जो सवाल पूछा कि जो बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया।
देखिए कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई बात आती है हमने फौरन एक्शन लिया, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। वो तो क्या एक्शन, वो तो निकल चुके देश छोड़कर। देखिए देश छोड़कर जाने का मामला जो है ना नगमा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और ये तो हमें भाजपा से सवाल करना चाहिए कि आपके होते हुए कोई व्यक्ति देश छोड़ के भाग कैसे गया। आपका खुद का जो एमपी कैंडिडेट है, और आपको तो ये छोटी छोटी जानकारी है, विपक्ष के छोटे छोटे नेताओं के बारे में जानकारी है कि वो कहाँ जा रहे, तो आपको इतनी बड़े ये सवाल बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है महेश वर्मा जी। विपक्ष के छोटे छोटे नेताओं के बारे में जानकारी, आप टिकट दे रहे प्रधानमंत्री, उनके लिए वोट मांग रहे थे, ये जानकारी उनके बारे में कैसे नहीं थी, और वो देश छोड़कर चले जाते हैं कैंडिडेट होते हुए। देखिए अपने फेलियर के, अपने कुकृत्य को, अपनी जो असफलता है, जिस प्रकार से सरकार इस मामले में वहां फेल हुई है, उसको छुपाने, अपने पाप को ढकने के लिए, और आपका तो इतिहास और भूगोल कहता है। आप इस सवाल का जवाब दे दें कि इनके लिए वोट मांगा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, क्या इनके बारे में, क्या कैंडिडेट्स के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होती कैंडिडेट्स के टिकट देने के पहले? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस प्रकार से संदेश खाली में हुआ, राजस्थान में हुआ, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में जो है संदेश खाली, ये जो यहाँ पे हुआ है अभी, ये क्या यौन उत्पीड़न नहीं है? गंभीर मामला नहीं है? कह रहा हूँ नगमा जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और जो हमारी कांग्रेस के मित्र है जो उन्होंने सवाल उठाए, हमारे राजनीतिक गठबंधन थे जेडीएस से, जेडीएस का उम्मीदवार प्रत्याशी कौन होगा ये वो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करती है। विधि विधान होता है हर एक पार्टी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगता है। हमने उनके लिए तो क्या कोई ये जानकारी, और अब जब पार्टी जेडीएस ने बस इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको लगता है ये काफी है? हमारी जानकारी में थी, प्रधानमंत्री की जानकारी में थी, प्रधानमंत्री इस चीज को जानते थे। जो आदमी जानता था इसको, उसने तो इस पे एक्शन नहीं लिया। वो पूरा वीडियो सर्कुलेट करा रहा है, वो राजनीतिक फायदा उठा रहा है। उसने एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया। अपने फेलियर को आप इस पे सीबीआई इंक्वायरी मांगते, आप इसके ऊपर किसी सिटिंग जज से कराइए ना, ताकि एसआईटी कल को ये लीपापोती ना करे कौन लोग थे, क्या लोग थे। सिर्फ प्रसन्नता की बात क्यों है, और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। आपकी नीयत और नीति, आपकी सोच और आपके कहीं विचार इतने विकृत है महिलाओं को लेकर, जिस प्रकार से घटना घटती है महिलाओं के साथ। इसीलिए मैंने संदेश खाली राजस्थान का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया। सवाल इस वक्त क्यों, जो ये कार्रवाई, ये जो घटना हुई है, जो यौन उत्पीड़न का मामला है, क्या पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर आप दोनों लोग ये नहीं मानते कि बहुत गंभीर मामला है ये? ऋतु चौधरी, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जेडीएस से डिस्क्वालीफाई कर देना काफी नहीं है? सवाल करिए ना, जो मौन साध लेते हैं। और हम हमेशा से इस चीज की मांग करते आए हैं, लेकिन 10 साल में इस सरकार ने जो अपना रूप दिखाया है, इस बात से साबित हो जाता है कि ये मोदी परिवार जिसको कहते हैं, वो ऐसे लोगों का परिवार है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक भी संसद में बैठे हुए हैं, और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी खुद वोट मांगते हैं और उन्हें अवतार बताते हैं मंच से। तो ये ना आज तक जो है डिस्क्वालीफाई ब्रजभूषण शरण सिंह को कर पाए, ना ही किसी उनके खिलाफ चार्जशीट भी होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। चाहे देखिए जो बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत करते हो, आप उनसे उम्मीद भी क्या करोगे? ये 10 साल में केवल और केवल बेटियों का शोषण हुआ है, और नेता का प्रियंका गांधी का मुंह नहीं खुलता संदेश खाली पे, लगानी पड़ी, मोरल ड्यूटी भी नहीं बनती है, उस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस है कि आप कभी संदेश खाली की बात करते हैं, ऋतु चौधरी कहीं और की बात करती हैं कि बेटी बचाओ। बात यह है कि इस समय जो हुआ है उसके ऊपर क्या सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन काफी है? बीजेपी सवाल उठा रही कांग्रेस ने क्या किया, आप कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप जो है इनके लिए वोट क्यों मांग रहे थे। इस बीच आप अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये बहुत गंभीर मामला है यौन उत्पीड़न का। 2600 महिलाओं के वीडियोज हैं, और इनकी वीडियोस अब जो वायरल हुए हैं तब ये बात, लेकिन लोगों को ये बात पहले से पता थी। इसके ऊपर राजनीति चुनाव के बीचों बीच जोर शोर से हो रही है, लेकिन जो आरोपी हैं वो देश छोड़कर बाहर हैं, जर्मनी में जा चुके हैं। ऋतु चौधरी, महेश वर्मा, आपका धन्यवाद। इस चीज पर हमारी नजर रहेगी कि क्या होता है इस मामले में, और क्या सिर्फ जेडीएस से डिस्क्वालिफिकेशन काफी है? एक गंभीर मामला है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर तरीके अपनाने पर चिंता जताई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहक से तब तक ब्याज नहीं वसूला जा सकता जब तक उसे लोन की रकम न मिल जाए। आरबीआई ने साफ किया है कि जो लोन मिला ही नहीं उस पर ब्याज नहीं लिया जा सकता।
दरअसल आरबीआई ने पाया कि लोन अग्रीमेंट के दिन से ही ब्याज वसूली हो रही थी, जबकि होना ये चाहिए था कि जिस दिन डिसबर्समेंट होता है लोन का, यानी जब पैसे आते हैं उस तारीख से ब्याज लगे। यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा लग रहा था, इसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लिया जा रहा था। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मुकेश मोहन जी हैं, अर्थशास्त्री। आरबीआई ने जो ये बात उठाई है, ये हो सकता है बहुत लोगों को मुकेश जी जानकारी भी ना हो कि डिसबर्समेंट भी नहीं होता है लोन का और उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो लोग कितना ज्यादा अभी पे करते हैं लोन पर इंटरेस्ट? नहीं नगमा जी, बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, रिजर्व बैंक ने 2003 में फेयर प्रैक्टिस लेकर आए थे लेंडर्स के लिए कि भाई आपको फेयरनेस रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है जब भी आप कोई लोन दे, और ये पूरी तरह से बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया गया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें वो आप अपनी पॉलिसी बनाइए। उसमें कोई रिजर्व बैंक ने कहा कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। बस रिजर्व बैंक का कहना ये है कि भाई आप फेयर रहिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने कुछ ऑन साइट इंस्पेक्शन किया 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हुआ उसके बारे में। जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया रिजर्व बैंक ने, तो उन्होंने कुछ बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशन पाए। वो सीरियस ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे नगमा जी आप भी बोल रही थी कि भाई जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो तब से करना है जब पैसा मिल जाए। यानी पैसा मुझे मिले ना, मुझे अगर एक सैंक्शन लेटर मिल जाए, बैंक कह दे जी मैंने आपका 50 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया, अब आप मुझे ब्याज देना शुरू कर दो, तो ये तो एक लेटर के बेस पर, पैसा मुझे मिला नहीं है, लेटर के बेस पर ब्याज लगाना अगर शुरू कर दे बैंक सैंक्शन की डेट से, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो उन्होंने यही जानना चाहती हूँ कि वो सैंक्शन की डेट से जो ब्याज लगाते हैं और जब तक डिसबर्समेंट होता है, अमूमन उसमें कितना गैप होता है? आपको लेटर मिल गया, फिर कब आपका पैसा सैंक्शन होता है ज्यादातर? नहीं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, जहाँ सिक्योरिटी होती है वहां यानी पर कि लोग कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस समय इंटरेस्ट, जो नहीं देना चाहिए। 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, फिर लोन अमाउंट कितना है। तो 5 खास बिंदुओं पर रिजर्व बैंक ने बात की जहां पर उनको लगा कि ये लेंडर जो है वो गलत तरह से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो सैंक्शन की डेट से चार्ज कर रहे थे। फिर उसके बाद जब सैंक्शन हो जाता है नगमा जी, तब होता यह है कि उसके बाद एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पर बोरोवर और बैंकर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो वो उसमें कुछ टाइम लगता है सैंक्शन होने के बाद। तो कुछ बैंक्स या कुछ लेंडर्स ऐसे कर रहे थे कि जो एग्रीमेंट की डेट है वो उससे ब्याज लगा रहे थे, वो भी गलत है। कुछ केसेस में तो यहां तक पाया उन्होंने कि चेक से बैंक ने कहा कि हम आपको ना चेक से डिसबर्समेंट कर देंगे, और उन्होंने सपोज 31 मार्च की डेट का चेक बनाकर रख लिया, और वो रख लिया बैंक ने अपनी ड्रॉर में, या जो लेंडर हैं, जो भी एनबीएफसी हैं या जो भी और लेंडर हैं, और उसको दिया 15 अप्रैल को। उसमें जो सर्कुलर है उसमें लिखा है आफ्टर सेवरल डेज, मतलब ये कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। तो 31 मार्च को चेक बनाकर रख लिया, 15 अप्रैल को चेक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो 15 दिन का ब्याज तो एक्स्ट्रा देना पड़ गया उस बोरोवर को। ये हुआ तीसरा कारण। चौथा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कुछ बैंक ऐसे भी कर रहे थे कि दो होता है इंटरेस्ट। एक तो होता है कि मैं जब लोन लूंगा तो ब्याज लगेगा, फिर जब मैं लोन का कोई रीपेमेंट करूंगा, जो ईएमआई दूंगा उस पर मेरा ब्याज कम होना चाहिए। तो बैंक कुछ ऐसे कर रहे थे, जो रिजर्व बैंक ने अपने इंस्पेक्शन में पाया, कि अगर सपोज मेरा डिसबर्समेंट हुआ 30 अप्रैल को किसी महीने में, तो तो मुझे ब्याज लेना चाहिए 30 अप्रैल से, लेकिन बैंक चार्ज कर रहे थे 1 अप्रैल से। और मान लो मैंने उसका पहली ईएमआई दी, वो मैंने 2 मई को दे दी, तो 2 मई को मेरा इंटरेस्ट बंद होना चाहिए उस अमाउंट पर कम से कम। लेकिन बैंक मान रहे थे जब ये मंथ खत्म होता है, यानी 30 तारीख या 31 तारीख, वहां तक का पैसा ले रहे थे। इसके अलावा एक और गड़बड़ पाई रिजर्व बैंक ने। उन्होंने कहा कि भाई कुछ बैंक्स, लेंडर्स ऐसे करते हैं कि एक पहली ईएमआई एडवांस में ले लेते हैं। यानी मान लो मुझे 10 लाख का लोन दिया, और मुझसे कहा गया कि 1 लाख रुपए हर महीने आपको वापस करना है। तो पहले तो वो कहेंगे कि भाई पहले महीने की तो ईएमआई हम आपसे पहले ही ले लेते हैं एडवांस में। तो मुझे डिसबर्स हुआ 9 लाख रुपए, लेकिन जो ब्याज लगाया वो पूरे 10 लाख पर लगाया। तो ये 5 कारण ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ने पाया, और खासतौर से ये काफी अनफेयर, अनैतिक प्रैक्टिसेस हैं। लोन अमाउंट 10 लाख का बोलकर 9 लाख डिसबर्स हो रहा है, लेकिन ब्याज 10 लाख पे लग रहा है, तो आप ब्याज ज्यादा दे रहे हैं। डिसबर्समेंट बाद में हुआ, लेकिन जब से पेपर मिला ब्याज लगा दिया, कई बार 15 दिन, कई बार 1 महीने आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये अनैतिक प्रैक्टिसेस हैं, और आरबीआई ने इसके ऊपर अब टिप्पणी की है कि ये गलत हो रहा है कंज्यूमर्स के साथ। धन्यवाद आपका मोहन जी। जैसे मैं बताऊं, अगर तो मैं अगर बैंक में जाऊं और मैं कहूं कि मैं एक एफडी करना चाहता हूं 10 लाख रुपए की, और मैं एफडी का फॉर्म भर के उनको दे आऊं और पैसा दूं नहीं उनको, और कल मैं बैंक में जाके कहूं कि मैंने आपको एफडी का फॉर्म भर के दे दिया था, लाइए मेरा ब्याज दे दीजिए उसमें, तो ये तो गलत हुआ ना।
जब हम नहीं कह सकते ऐसा, तो बैंक भी एक खाली सैंक्शन तो अब जब आरबीआई ने ये सब कहा है तो उम्मीद है कि कुछ बैंक्स इसके ऊपर अब ध्यान देंगे और ये रुकेंगी शायद चीजें। तो हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है, हमने इस मुद्दे को उठाना चाहा ताकि लोग भी जाने कि ये गलत हो रहा है और अब देखें कि बैंक्स क्या करते हैं आरबीआई के इस कॉमेंट के बाद में। मुकेश मोहन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम T20 की टीम की।